हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं ना, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास भी मिल रही है और सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे आपको इस प्रकार के रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रहा है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न रहेगा। और लाइव क्लास में आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा रही है। तो बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके पास विषय कोड यानी 101 से और 201 से आपके पास हिंदी का पेपर रहेगा। कैसा पेपर रहेगा? हिंदी का पेपर रहेगा। और कुल मिला के हिंदी के पेपर 100 नंबर के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं और 6 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय होते हैं। तो जितने विद्यार्थी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और शाम के 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और सुबह आपको इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो मिलेगा। और यहां से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल जब तक आपका एग्जाम आए तब तक आप पूरे 500 नंबर का तैयारी कर जाइए और बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाइए। तो देखिए, यहाँ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर ओएमआर शीट में करना है, जिससे आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलेगा। तो चलिए हम आज का वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जो जन्म था ना, भीमराव अंबेडकर का जन्म, वह एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, एक प्रकार से निबंध है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी तीसरा नंबर प्रश्न कहा गया है कि गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था ना, याद कर लीजिएगा कि गिरधर लाल मदन के पिता थे। कौन थे? मदन के पिता थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको बस एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और देखना है, और देख कर ही और सुन कर ही याद हो जाएगा। और अभी से आप अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में आप बिल्कुल हिंदी के 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही कर दीजिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण याद रखिएगा कि यह रचना नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा कि वेदांतियों के वेदांती कहे थे। इनका ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को स्वामी दयानंद ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़े मजेदार प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न कहिए तो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। दिया हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था? याद रख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के क्या थे? तो गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों का जो धर्म का नाम है ना, याद रखिएगा कि यह जरथुस्ट धर्म है। कौन धर्म है? जरथुस्ट धर्म है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम भाषा है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा की बात किया जाए ना, तो संस्कृत जो है ना, सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के जो लोग हैं ना, यह याद रखिएगा कि गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और अभी से आप लोग तैयारी करिए। बिल्कुल 2026 बोर्ड एग्जाम में आप बहुत बेहतर नंबर से पास होइएगा। तो अगला प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्राचीन मानव जो है ना, इसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र याद रखिएगा कि एक प्रकार से कहे तो नाखून ही हुआ करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि काम सूत्र किसकी रचना है? याद रखना है कि काम सूत्र जो है ना, वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वात्स्यायन की रचना काम सूत्र है।
अगली प्रश्न है कि देवताओं का राजा किसे पुकारा जाता है। तो देवताओं को राजा याद रखिएगा कि यह किसे पुकारा जाता है, तो बिल्कुल इंद्र को देवताओं को राजा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए अपने बोर्ड एग्जाम तक। तो अगला प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा कि गुणाकर मूले जो है ना, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निबंध के लेखक कौन थे। तो निबंध का लेखक कौन थे, याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूले निबंध के लेखक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे। याद रखना है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBA प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो सभी को है ना इस क्लास को एक बार शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एलोरा का कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर का निर्माण था ना, वह कृष्ण वन के शासक में किया गया था, कृष्ण एक के शासन में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो माँ के डर से लड़का जो है ना रात भर जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न में पूछा गया कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक जो लिखा गया ना, इसका कहानीकार है, याद रखिएगा अमरकांत है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खोए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है बहादुर कैसी कहानी है। याद रखना है कि बहादुर जो है ना एक प्रकार के आपका सामाजिक कहानी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहादुर एक सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। याद रखना है कि रूस की क्रांति जो है ना 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यानी 23वां प्रश्न आपके सामने है कि लेखक रामविलास शर्मा के जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह एक प्रकार से निबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है जीत जीत मैं निरखता हूं। जीत जीत मैं निरखता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वह साक्षात्कार हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 26वें प्रश्न में कहा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है ना, याद रखना है कि यह आपका ऑप्शन ए अर्थात लखनऊ घराने में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है ना, याद रख लीजिएगा कि यह नर्तक के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो अभी से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए, एग्जाम तक बहुत अच्छी तैयारी आपका हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है ना, वह कथक यानी कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बहुवचन पत्रिका जो थे ना, उसके संपादक करने वाले, याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 है अबिन्यो कहाँ स्थित था। तो अबिन्यो जो है ना, यह फ्रांस में स्थित था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज एक प्रकार से ईसाई का मठ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32वें प्रश्न में कहा गया है कि पिकासो क्या थे। तो पिकासो जो है ना, याद रखना है कि यह चित्रकार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो दीवार में एक घड़ी रहती थी, इसका नामक उपन्यास जो है ना, यह विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में जो है ना, याद रखिएगा कि यह निम्न मध्यम वर्गीय का जीवन वर्णित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
36वें प्रश्न में कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, ये हमेशा याद रखना है कि यह शहनाई होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहनाई। अगला प्रश्न देखिए, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा कि नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न में पूछा गया है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का जो सही अर्थ होता है ना, याद रखिएगा, इबादत का सही अर्थ जो होगा वह आपका हो जाएगा उपासना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी भारत लौटे थे ना, वह तिथि 1915 था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिजन के संपादक कौन थे। तो हरिजन के संपादक याद रखिएगा कि यह महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में, इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लगातार क्लास देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए